Hello my dear all little champs, hope so all are good. So our today lesson is MBI, another lecture class for you. Already 2 लेक्चर MBI के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है. जो लोग अभी तक नहीं दिखे हो जल्दी से जाके उस लेक्चर क्लास को देख लीजिए, उसके बाद इसके ऊपर आ जाइए, क्योंकि ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है. आप कोई भी एग्ज़ाम दे दो, ये बोर्ड दे दो या फिर एंट्रेंस दे दो, नीट दे दो, नर्सिंग दे दो, कोई भी एग्ज़ाम दे दो बेटा, ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो MBI से नहीं आया है. MBI क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है. ये जेनेटिक्स का दूसरा चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है. चलो जी, बात ज़्यादा ना करके जल्दी से आ जाते हैं. पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है न्यूक्लियोसम. न्यूक्लियोसम क्या होता है? जनरली इज ए सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर और सब यूनिट है किसका? क्रोमाटिन का, which is formed by wrapping of DNA cover, DNA core, a टेल हिस्टोन प्रोटीन. तो उसका स्ट्रक्चर कैसी रहेगी? और क्वाइन क्या है? कौन सी साइंटिस्ट ने? आउटडेट. उसके साथ आता है एटेल. इसका मतलब क्या है? आउटडेट तो था ही, उसके साथ और भी जूनियर आर्टिस्ट था, एक साथ मिलके इसको क्वाइन किया, इसलिए इसका नाम है आउटडेट एटेल 1975 पर. ठीक है, तो वो आप इजीली दिखो तो कैसी रहेगी? ये चेन की तरह रहेगी, जिसको हम कह सकते हैं स्ट्रिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम लाइक एज ए बीड ऑन स्ट्रिंग. बीड्स के ऊपर छोटा छोटा स्ट्रिंग होता है, उसके जैसा लगता है. और ये छोटा छोटा बीड्स एक लाइन के ऊपर रहती है, और जो दो बीड्स के अंदर जो गैपिंग होती है वो कौन सी चीज़ से जुड़ा रहती है? उसका नाम है लिंकर DNA. तो आप एक उठा के आराम से यहाँ पर देख सकती हो. इसके अंदर क्या होगा? आपका पूरा हिस्टोन का एक कोर मिलेगा. उसको कोर के अंदर क्या क्या है? उस कोर के अंदर का 4 मेन इंपॉर्टेंट हिस्टोन है. पहला H2 है, दूसरा H2B, तीसरा H3 एंड चौथा H4. ये डबल करके रह रही है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं हिस्टोन ऑक्टामर. एंड हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर एक DNA रैप्ट करके रह रही है, रैप्ट के पूरा का पूरा रैप्ट करके रह रही है, इसलिए इस DNA को हम कह सकते हैं रैप्ट DNA. और वो रैप्ट DNA जैसे ओपन ना हो जाए या तो फिर खोल के ना आ जाए, इसलिए एक क्लिप जैसी चीज़ है जिसको हम H1 हिस्टोन कहते हैं, और इसको हम लिंकर हिस्टोन भी कह सकती है. और दोनों हिस्टोन के अंदर जो एक DNA मिलेगा उसको हम बुला सकती है क्या? ना लिंकर DNA. बताओ बेटा, ये था सिंपल कॉन्सेप्ट, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम. जो जिस पॉइंट से क्वेश्चन आ चुके हैं वो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं. कोई भी डाउट्स है या कोई भी आपको दिक्कत है जरूर कमेंट बॉक्स पे बताइए. उसके बाद आता है क्या? द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल एकदम पहले से स्टार्ट कर अभी तक जो MBI का टॉपिक्स पर है वो हम डिस्कस करेंगे. तो एक बार अर्लियर को इजीली प्रिमिटिव वे को डिस्कस कर लेते हैं. पहला कौन था? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस. ये मेंडल ने दिया था. कौन सी ईयर पे? 1866 पर. उसके बाद आता है डिस्कवर ऑफ न्यूक्लिन. ये कौन साइंटिस्ट ने दिया था? मिस्चर ने. कौन सी ईयर पर? 1869 पर. उसके बाद आता है क्रोमोसोमल थ्योरी. कौन सी साइंटिस्ट ने दिया था? थियोडोर बेवोरी. कौन सी ईयर पर? 1902. इसके बाद आता है आज का एक नया टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रहे हो, बोर्ड दे रही तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स पे या 5 मार्क्स पे आ सकती है. कोई भी एंट्रेंस एग्जाम उठाकर देख लो, इससे क्वेश्चन भी आ चुके हैं. तो क्या है? पहला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का पहला एक्सपेरिमेंट है, उसका नाम है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया था 1928 पर. उसका जो ग्रिफिथ जो पैथोजन लिया था वो कौन सी पैथोजन था? पैथोजन था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, या तो फिर उसका नाम चेंज होकर अभी हुआ है डिप्लोकोकस न्यूमोनी. क्यों? वो न्यूमोनिया डिजीज फैलाती है. वो पैथोजन पहले ग्रिफिथ ने ले लिया. उसके कौन सी चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया? रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया. और जो बैक्टीरिया हमने लिया था या तो फिर ग्रिफिथ सर ने लिया था, वो 2 तरह की होती है. एक है विरुलेंट स्ट्रेन. कौन सी वाला? एक है विरुलेंट स्ट्रेन जिसको हम एस कह सकती है, और एक है क्या बताओ? नॉन विरुलेंट स्ट्रेन. ये कौन सी होती है? ये आर स्ट्रेन होती है. एक विरुलेंट स्ट्रेन स्मूथ होता है और नॉन विरुलेंट स्ट्रेन राफ होता है, इसके लिए इसको आर स्ट्रेन कहती है, और ये स्मूथ होता है इसके लिए इसको हम एस स्ट्रेन कहती है. ठीक है, जो विरुलेंट है वो डिजीज फैलाएगी, जो नॉन विरुलेंट है वो डिजीज नहीं फैलाएगी. समझो बात. तो एक्सपेरिमेंट पे आ जाता है, रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया. तो पहले एक विरुलेंट स्ट्रेन हम ले लेते हैं. किसका? बैक्टीरिया का. इसका मतलब डिप्लोकोकस न्यूमोनी या तो फिर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जो भी आप बुला सकती हो. वो पैथोजन पहले मैंने ले लिया और इंजेक्ट कर दिया किसके ऊपर?
इंजेक्ट किसके ऊपर होगी, बार बार एक बात आप समझो, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होगी, रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट होगी। तो इंजेक्ट किसको लगाएगा, रैट को लगाएगा ना, हाँ या ना बोलो। तो रैट को इंजेक्शन लगा दिया तो देखा जाए क्योंकि ये विरुलेंट था तो रैट डाइड हो जाएगा, ठीक है। तो डाइड होने के बाद ग्रिफिन ने क्या किया, उसके ब्लड से उसको ब्लड लिया और ब्लड लेके फिर से माइक्रोस्कोप के अंदर रख के दिखा तो उस ब्लड में क्या मिला, क्योंकि विरुलेंट स्टेन मिल गया। बताओ, ये पहला स्टेप था एकदम, क्योंकि विरुलेंट पुश किया था, इंजेक्ट किया था रैट के अंदर, तो रैट डाइड हो गया, रैट डेड हो गया, और जब डेड हुआ उसको ब्लड को देखा तो फिर से वो विरुलेंट वाला स्टेन मिल गया। ये तो सिंपल थियोरी है बेटा। चलो बाद में आते, पहले विरुलेंट दे दिया, अब क्या दे दिया, नॉन विरुलेंट। जब नॉन विरुलेंट ग्रिफिन ने इंजेक्ट कर दिया रैट के ऊपर, तब क्या क्या, रैट सर्वाइव कर गया, नहीं मरा भाई, क्योंकि न्यूमोनिया नहीं फैलाएगी तो नहीं मरेगा, तो नहीं मरा। वो रैट, जिस रैट को ग्रिफिथ सर ने इंजेक्ट किया था नॉन विरुलेंट स्टेन, इसके कारण वो नहीं मरा, सरवाइव कर गया। और सरवाइव करने के बाद उसको ब्लड लेके दिखा तो उस पर नॉन विरुलेंट स्टेन ही दिखा, कोई विरुलेंट स्टेन नहीं था। सिंपल से एक बात आप समझ सकते हो, विरुलेंट स्टेन इंजेक्ट कर दो तो रैट मर जाएगा, नॉन विरुलेंट स्टेन इंजेक्ट हो तो रैट नहीं मरेगा, क्योंकि विरुलेंट स्टेन डिजीज फैलाती है, नॉन विरुलेंट स्टेन डिजीज नहीं फैलाती है। क्लियर है एकदम, बोलो चकाचक। उसके बाद आता है, यहाँ पर से आपका जरा ध्यान से समझना है, क्योंकि वो विरुलेंट स्टेन लिया ग्रिफिथ सर ने और तो और उसको हीट करा। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कोई भी बैक्टीरिया के आप हीट पे डाल दो या फिर बॉयल कर दो, उसका हार्मनेस चला जाता है, ठीक है ना। तो उसके कारण वो हीट किल करके विरुलेंट बैक्टीरिया को हीट किल किया। तो जब हीट किया वो किल हो गया, तो तब ग्रिफिथ सर ने क्या करा, इंजेक्ट करा रैट को। तो वो रैट सरवाइव कर गया एंड एब्सेंस ऑफ बैक्टीरिया, वो रैट के अंदर कोई भी बैक्टीरिया का स्टेन नहीं मिला, या तो फिर मिला वो नॉन विरुलेंट वाला, कोई स्टेन नहीं मिला जो जिससे विरुलेंट हो और रैट मर सकती है, इसके कारण रैट सरवाइव कर गया। बोलो थर्ड स्टेप क्लियर है कि नहीं। फोर्थ में आता है क्या, वो हीट किल के साथ, जो ग्रिफिथ सर ने पहले थर्ड स्टेप पे हीट किल किया था बैक्टीरिया, उसके साथ ये नॉन विरुलेंट वाला लाइव नॉन विरुलेंट एक साथ मिक्स कर दिया। क्या, जो नॉन विरुलेंट था लाइव, उसके साथ वो हीट किल वाला बैक्टीरिया को एक साथ एक मिक्सचर कर दिया, और उस मिक्सचर को रैट के अंदर इंजेक्ट कर दिया। तब बताओ आप क्या सोच सकते हो, जनरली रैट नहीं मरेगी, क्योंकि ये तो हीट किल पहले से था और नॉन विरुलेंट पे रैट सरवाइव कर गई थी, तो इसके कारण सिंपल हिसाब से रैट नहीं मर चुकेगी। बट बात यही खत्म नहीं होता, जब इंजेक्ट करने के बाद देखते हैं तो रैट मर गया। तो क्यों मरा भाई, क्यों मरा, क्योंकि वो विरुलेंट बन चुकी थी, रैट के बॉडी पे अंदर जाके वो विरुलेंट बन चुकी थी। तो कैसी बनी ये कैसी बनी, क्योंकि वो जो हीट किल बैक्टीरिया था ना, वो जब नॉन विरुलेंट के साथ मिक्सर हो गया, उसके कैरेक्टर्स नॉन विरुलेंट के पकड़कर कोई विरुलेंट वाला कैरेक्टर्स दिखाने लगा। और ये किसके कारण होती है, ये ग्रिफिन ने प्रूव नहीं कर पाया। ग्रिफिन ने इस कैरेक्टर्स को क्या बताया, इसको बताया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, and the result is genetic property of bacteria through transformation. Griffith observed by the transforming principle. तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कौन दिया था, ग्रिफिन ने दिया था। बोलो क्लियर है कि नहीं, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट थोड़ा बहुत समझ आई। जब इसके बाद हम आपके साथ लाएंगे एवरी मैक्लियर्ड एमसी-कार्टी का एक्सपेरिमेंट, उसके बाद लाएंगे हर्षे-चेज का एक्सपेरिमेंट, तब आपको पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट आसान से समझ आ जाएगी और तो और क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना बेटा, तो समझ आई तो जल्दी से लाइक ठोको और तो और कमेंट करके बताओ कैसी लगी, और एक बार ज़रूर शेयर कर देना, और नया देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट क्लास, टाटा बाय बाय।